राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी कंपनी से जुड़ा गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहां पार्टी के बाद महिला मैनेजर के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि कंपनी के सीईओ जयेश ने बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी के बहाने पीड़िता को कार में बिठाया। नशे की हालत में सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 20 दिसंबर की रात सोभागपुरा स्थित एक होटल से शुरू हुई बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार डेस्कैम फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुका के अनुसार एसआईआर से पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता पंजीकृत थे। इस प्रक्रिया के बाद करीब 2 करोड़ 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जाने तय हुए हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 18.7% है, जिससे अब तक का सबसे बड़ा संशोधन माना जा रहा है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया तय मानकों और नियमों के तहत पूरी की गई है। अंतिम सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है। चीन निर्मित रॉकेट लॉन्चर में विस्फोट होने से कंबोडिया के 8 सैनिकों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब कंबोडियाई सेना थाईलैंड पर हमले की तैयारी कर रही थी। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई सैनिक घायल हुए हैं। इस घटना ने चीनी सैन्य उपकरणों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत भरे बयानों को लेकर नया विवाद सामने आया है। दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े अमेरिकी पत्रकार मैट कार्नी ने 2026 में भारतीयों को निशाना बनाए जाने का दावा किया है। उन्होंने हिंदू मंदिरों पर हमले की आशंका जताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इसके साथ ही उन्होंने सभी भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट करने जैसी नस्लवादी बात भी कही। सोशल मीडिया पर उनके बयान की तीखी आलोचना हो रही है। भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया की मांग की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते का खुला समर्थन किया है। 27 सितंबर को उन्होंने इसे अपनी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। लक्सन ने कहा कि पहले कार्यकाल में भारत के साथ एफटीए का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया गया है। उन्होंने इसके जरिए रोजगार, आय और निर्यात के अवसर बढ़ने की बात कही है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। इससे पहले न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने इस समझौते पर आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश के मशहूर गायक जेम्स का प्रस्तावित कार्यक्रम हिंसा के कारण रद्द करना पड़ा। यह कॉन्सर्ट ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थानीय स्कूल परिसर में होना था। रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 9 बजे कार्यक्रम शुरू होने से पहले उपद्रवियों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। छात्रों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। सुरक्षा कारणों से आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया। दिल्ली और नोएडा एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में आ गए हैं। ग्रेड 4 की पाबंदियां हटते ही प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ा है। हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो गए हैं। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया है। जहरीली धुंध के कारण लोगों को आंखों और सांस की समस्याएं हो रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुंबई में सार्वजनिक स्थल पर कबूतरों को दाना डालना एक व्यापारी को महंगा पड़ गया। दादर निवासी व्यापारी नितिन सेठ को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रतिबंध के बावजूद सार्वजनिक जगह पर कबूतरों को दाना डाल रहा था। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज हुआ। पूछताछ के दौरान नितिन सेठ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसे इस तरह की पहली सजा बताया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक और बड़े लोन फ्रॉड की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को दी है। बैंक ने एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से जुड़े करीब 2434 करोड़ रुपए के फ्रॉड की रिपोर्ट की है। यह जानकारी 26 दिसंबर 2025 को एक्सचेंजों को दी गई है। दोनों कंपनियों पर कुल 32,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। इनका समाधान आईबीसी प्रक्रिया के तहत किया गया था। दिसंबर 2023 में एनएआरसीएल ने इन्हें अधिकृत किया था। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 1MDB घोटाले में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उन्हें 15 साल की जेल और 11.5 अरब रिंगिट का जुर्माना लगाया है। नजीब पर सत्ता के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के कुल 25 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है। आरोप है कि 1MDB कोष से 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि उनके निजी खाते में गई है। नजीब की उम्र 72 वर्ष बताई जा रही है। यह मलेशिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर अधिकारियों के जरिए बेईमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सक्रिय किया गया है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि असली वोटर का नाम न कटे और फर्जी वोट न जुड़े। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में डीएम, एडीएम और एसडीएम को लिखित शिकायत देने को कहा गया है। इसकी एक प्रति आयोग को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हरियाणा के यमुनानगर में एक पुलिस कर्मचारी की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते बच गया। शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार कार से सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। घटना रेलवे रोड मेन बाजार की है, जहां उस समय भारी भीड़ मौजूद थी। हादसे में 4 कारें और 2 एक्टिवा क्षतिग्रस्त हो गयी। रात की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बिहार के छपरा में ठंड से बचाव के लिए जलाई गई अंगूठी जानलेवा साबित हुई है। बंद कमरे में अंगीठी जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई। दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल है। 3 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।